Yeah, hello learners. We are here to study a lesson which is from history section and class 10th lesson it is, from history section. Quite a common lesson and very important lesson for all of us because आज के डेट में हमारी जो भी आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड ये लेसन है, ठीक है। तो इस लेसन को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज ये लेसन हमारे डे टू डे लाइफ और उससे कनेक्टेड लेसन है हमारा, ठीक है। तो ये लेसन है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। या नेशनलिज्म in India. So, what is nationalism? First concept here is nationalism. So, nation. पहले हम लोग नेशन को समझते हैं और ये नेशनलिज्म फिर उससे हम कनेक्ट करेंगे नेशनलिज्म को। और ये इंडिया जिसको कुछ लोग भारत भी कहते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं, पुराने नाम उनके आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, अलग अलग नामों से अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में इस लैंड को, इस टेरिटरी को बुलाया गया है। आज के डेट में एक कॉमन प्रिवेल जो नाम है दैट इज इंडिया, बट इंडिया से भी कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, कुछ लोग उसको अभी भी हिंदुस्तान कहते हैं, कुछ लोग अभी भी भारत कहते हैं। तो ये डिफरेंट आइडेंटिटी डिफरेंट टाइम में जो हुआ है, तो उसके बारे में ये लेसन है कि ये एक्चुअली ये नेशन क्या होता है, व्हाट इज अ नेशन and why did nationalism emerge only in 19th or 20th century in India? Why it was not before? 19th century 20th century से पहले ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था हमारे पास? बिकॉज जो ये नेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये लैंड थी हमारी, ये टेरिटरी थी हमारी। अब आज के इंडिया को अगर हम आज के 100 साल पहले के इंडिया की बात करें तो उसमें आपको पाकिस्तान का रीजन दिखेगा, ये बांग्लादेश के रीजन दिखेंगे। तो ये तो 60-70 ईयर्स पहले जो हम 47 में आजाद हुए उस समय पार्टीशन करके ये पोर्शन अलग हुए हमसे, या पहले की बाउंड्रीज और भी अलग थी, या उससे पहले अगर हम हिस्ट्री एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, मौर्यन फेज की बात करते हैं, गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, या और भी फिर मुगल डायनेस्टी के समय की बात करते हैं, तो कहने का मतलब इंडिया की जो टेरिटरी आज हम देख रहे हैं, जो बाउंड्री हम आज देख रहे हैं, वो नहीं थी। वो एक्सटेंडेड वो अफगानिस्तान तक का एरिया, वो इस रीजन उस, क्योंकि ये डायनेस्टी रूल कर रही है तो इस हिसाब से था। तो यहाँ पे अभी जिस हिसाब से हम इंडिया को हमने एक फेडरल स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्टेट्स, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया के बारे में यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये। तो हर स्टेट जो आज के डेट में भी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो उस टाइम में एक्चुअली प्रिंसली रूल हुआ करता था, मोनार्कियल फॉर्म हुआ करता था। तो पब्लिक की आइडेंटिटी एक्चुअली पब्लिक वर नॉट कंसिडर्ड एज अ सिटीजन देयर, वो एक सब्जेक्ट, दे वर जस्ट सब्जेक्ट टू देयर किंग। उनकी आइडेंटिटी उनके किंग, उनके जो टेरिटरी है वहीं तक होती थी। सो एक कॉमन आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये सब चीज सोसाइटी में प्रिवेल नहीं था। बंगालिज्म का आदमी अपने आप को बंगाली और अपनी आइडेंटिटी बंगाली तक ही सीमित रखता था। वहीं अगर कोई मद्रास का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई राजस्थान का है, कोई आसाम का है, कोई जम्मू एंड कश्मीर का है, तो दे वर जस्ट डिफरेंट, their thinking were also different, they were not connected to each other. आज के डेट में हमारी इंडियन टीम या कोई भी स्पोर्ट्स में हम आगे करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, हमारे किसी प्लेयर ने अच्छा किया, irrespective of his region, religion, custom, culture, state, language, food habits, ये सब छोड़ के ये सारे इंडियन उससे कनेक्ट होते हैं। तो क्योंकि हमारी आइडेंटिटी एक, हम ये अब देख रहे हैं कि ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, दैट इज इंडिया, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। बट ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। तो ये कैसे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आया, इसी से रिगार्डिंग ये लेसन है हमारा। तो पहले व्हाट इज अ नेशन, ये नेशन क्या होता है? तो नेशन को कभी कभी सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज से कनेक्ट करके देखा जाता है। बट हमने पढ़े होंगे, फ्रांस के एक फिलोसोफर थे अर्नेस्ट रैनन, नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा होगा। उन्होंने कहा था नेशन इज नॉट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन और सेम टाइप ऑफ पीपल। It's formed by historical forces. It is formed by historical forces. And इसके अलावा they share same
फास्ट, और जो सबसे बड़ी चीज है दैट इज willingness to live together। तो इस हिसाब से एक नेशन को आज के मॉडर्न टाइम में हम इस हिसाब से डिफाइन करते हैं किसी नेशन को। बाकी चीजें जो सिमिलरिटीज हैं उसके अलावा ये सब फैक्टर्स हैं जो एक नेशन को बनाते हैं। सो व्हाट इज नेशनलिज्म emerged only in 20th century in India। 1920th सेंचुरी में क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? बिकॉज हमारे पास नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे पास लोग अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग कनेक्टिव, एक सेंस ऑफ कनेक्टिवनेस नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी लोगों की, अपनी आइडेंटिटी, अलग अलग आइडेंटिटी के हिसाब से लोग रहते थे। इवन आज भी मैंने बोला, शुरुआत के लेक्चर में मैंने बोला कि इंडिया, इस नेशन को हम क्या बोले, इंडिया या भारत या हिंदुस्तान, अभी भी हर लोग किसी एक बात पे सहमत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने दो नाम तो रखे हुए हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उस हिसाब से इंडिया की को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक्चुअली अब यहां पे हम बेसिकली पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे ये ब्रिटिश टाइम के बाद जब इंडिया की फ्रीडम फाइट, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होते हैं, उस समय से हम इस लेसन को रिलेट करते हैं। हम अगर इंडिया की बात करें तो आई थिंक द लास्ट इंडियन रूलर एक कंसीडर, क्योंकि इंडिया का ये बाउंड्री जो आज हम देख रहे हैं वो था ही नहीं, बट फिर भी एक प्रोमिनेंट किंग जो सेंट्रल इंडिया से रूल करता था, दिल्ली राजस्थान रीजन से रूलिंग होती थी, अजमेर रीजन से या राजस्थान दिल्ली रीजन से, तो उसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज III। बट उसके बाद हम देखते हैं जिस हिसाब से फॉरेन इन्वेडर्स आने शुरू होते हैं, स्लेव डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत का एक डिफरेंट डायनेस्टीज थे, उसमें तुगलक, सैयद, खिलजी, then Lodi, then after Mughal came, and then after Mughal Britishers came to India। तो करीब करीब ये 600-700 साल का जो टाइम रहा जिसमें कि इंडिया को आउटसाइडर्स ने रूल किया। बट फिर ऐसा क्या होता है कि इंडियंस आपस में कनेक्ट होने लगे, किस हिसाब से उनमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एमर्ज होने लगा। इस लेसन को हम इसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें, phases of national movement, तो एक्चुअली पहले हम अगर देखें तो 1757 एंड 1764 ये दो वॉर हुए थे, बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी डोमिनेटिंग उनकी चालू हो गई थी, डायरेक्ट रूलिंग उनकी चालू हो गई थी। फर्स्ट 100 years it was ruled by East India Company from 1757 to 1857, and after 1857 to 1947 India was ruled by Britishers, direct British crown। So ये जो 190 years का टाइम रहा है, 100 years by East India Company, then 90 years by British crown। तो उस समय इंडियंस कैसे कनेक्ट हुए, ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई किया, तो उनकी एक कॉमन एनिमी, हर बंगाल का भी दुश्मन ब्रिटिशर्स, मद्रास का भी दुश्मन ब्रिटिशर्स, असम का भी दुश्मन ब्रिटिशर्स, जम्मू एंड कश्मीर का भी। तो कहने का मतलब ये सारे लोग क्योंकि कॉमन एनिमी है करके ये कनेक्ट होते गए ये लोग। तो ये कनेक्शन किस हिसाब से आगे बढ़ता गया, किस हिसाब से ये फेजेस रहे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो फर्स्ट पॉलिटिकल यूनिट, आज भी हमारी जो एक ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 बाय ए.ओ. ह्यूम का नाम लिया जाता है। उसके अलावा भी हमारे W.C. बैनर्जी, S.N. बैनर्जी, ये लोग थे, दादा भाई नेहरू, इन लोगों ने 1885 में कांग्रेस, तो मतलब एक पॉलिटिकल यूनिट आ गया था। अब एक पॉलिटिकल यूनिट जो ब्रिटिशर्स से स्ट्रगल करेंगे फॉर गेटिंग इक्वलिटी फॉर इंडियंस, फॉर गेटिंग फ्रीडम फॉर इंडियंस। तो क्योंकि अब एक पार्टी हमारी आ गई थी, एक पॉलिटिकल यूनिट आ गया था, उससे पहले भी रिवॉल्यूशंस होते थे, बट सिपॉय रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा है, उससे पहले फ्रीडम फाइट सिपॉय रिवॉल्यूशन के नाम पे हुआ था 1857 में, बट ब्रिटिशर्स ने उनको सप्रेस कर दिया और एक पॉलिटिकल यूनिट इंडिया में पनपने नहीं दिया गया। बट लास्टली 1885 में जब एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो जाती है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि
एक मोमेंट का एक फेज, एक यूनाइटेड, एक सिस्टमैटिक, एक प्लान्ड वे में मूवमेंट चालू होता है। तो फर्स्ट फेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1885 टिल 1905। ये जो 20 इयर्स का फेज है, इट इज नोन एज द मॉडरेट्स फेज। मॉडरेट्स लोग थे, ये एजुकेटेड लोग थे, ब्रिटिश एजुकेशन से इन्फ्लुएंस्ड लोग थे। दे जस्ट वांटेड इक्वालिटी फॉर इंडियंस। उनको लग रहा था कि इंडियंस के साथ गलत हो रहा है, तो दे जस्ट वांटेड सम रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको अंग्रेजों को भगाना है करके ऐसी प्लानिंग नहीं थी और ना वो सिचुएशन थी। बट वो ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रियायत मिल जाए, कुछ इंडियंस को भी बेहतर ऑप्शंस मिले, जिनमें हम नाम ले सकते हैं कुछ मॉडरेट फेज में। यही W.C. बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, S.N. बैनर्जी, इसके बाद S.N. बैनर्जी, उसके बाद इसमें हम G.K. गोखले का नाम ले सकते हैं। He used to be the mentor of महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये लोग मॉडरेट्स लोग थे। ये पेटिशंस एंड डिबेट्स के थ्रू, पेटिशंस के तहत, एप्लीकेशन के तहत ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से रियायत चाहते थे, न कि वो उनको ओवरथ्रो करने की बात उस फेज में तो कम से कम नहीं करते थे। तो वो बातचीत से इंडियंस के लिए बेहतर सिचुएशन क्रिएट करने की बात, बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था, इंडिया में रह के इंडियंस के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था उनको, इनमें ये रियायत चाहते थे। ये लोग थे जो ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से अपोज नहीं करते थे। They even liked their system at some aspect. उनके इनोवेशंस, उनके डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस थे। और उस समय जो इंडिया की सिचुएशन थी, इंडियन सोसाइटी में जो कुछ बैड हैबिट्स प्रिवेल्ड थे, लाइक विडो इमोलेशन, सती प्रथा और बहुत सी चीजें हम लोगों ने सुना होगा, चाइल्ड मैरिज। तो ब्रिटिशर्स ने तो अपनी पॉलिसी में इंडिया को सिविलाइज करना है, टू सिविलाइज द नेशन, ऐसा प्रोजेक्ट को कुछ ला रहे थे। तो इन लोगों को भी मतलब एक हद तक ये कन्विंस्ड थे कि ब्रिटिशर्स के कारण ही ये जो सोसाइटी में हमारी खामियां हैं वो एक हद तक कंट्रोल हो पाएंगी, बिकॉज जो हमारे ब्रिटिश स्टेट से जो हमारे राजे रजवाड़े थे, तो उन पे कंट्रोल करना एक आम आदमी और एक सोशल रिफॉर्मर के बस की बात नहीं थी। तो ये लोग कांग्रेस से बस ये ब्रिटिशर्स से रियायत चाहते थे। इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स से हम बात करके, उनसे हम पार्टिसिपेट करके पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकल एक्टिव ये बढ़ाना चाह रहे थे, आईसीएस में इंडियंस की सीट्स बढ़ाना चाह रहे थे, या फिर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने की बात उनकी प्लानिंग थी। इस सिस्टम में रह के रिप्रेजेंटेशन करके फिर हम गवर्नमेंट से धीरे धीरे रियायतें इंडियंस के लिए करवा लेंगे। बट ये 20 इयर्स चला। 20 इयर्स में जो पॉलिटिकल घटनाक्रम हुई, उनमें ऐसा लग गया कि ब्रिटिशर्स तो उस मूड में नहीं है, उस रियायत के मूड में नहीं है। और उसी समय हमारे कुछ और लीडर, क्योंकि ये पार्टी ऑलरेडी 20 इयर्स की हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, तो कुछ और लीडर्स जो यंग लीडर्स थे, उनको लगा कि नो, ये तरीका नहीं है हमें अपनी आजादी लेने का, या हमें इक्वलिटी दिलाने का, या फिर इसमें इंडियंस का भला नहीं है। बिकॉज सम पीपल ऑल्सो थिंक, they used to think that Congress party is just behaving as a safety valve for Britishers, कि अब ब्रिटिशर्स को एक सेफ्टी वॉल्व, क्योंकि इसको बनाने वाले A.O. योंग एक स्कॉटिश नेटिव थे। तो कहने का मतलब ये भी कहा जाता था कि जो इंडिया में, क्योंकि सिपाही रिवॉल्यूशन हमने देखा कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था, पूरे इंडिया में ये फैला था, तो उसके बाद और भी कोई रिवॉल्यूशंस बड़े लेवल पे ना हो, या फिर रोज के हिसाब से अगर छिटपुट घटनाएं हो रही है, तो यह लॉ एंड ऑर्डर कैसे कर पाएंगे। ब्रिटिशर्स की जो मेन पॉलिसी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो वो उसको कैसे कर पाएंगे अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को ही सेट करने में लग गए। तो ऐसा भी कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी जस्ट सेफ्टी वॉल फॉर ब्रिटिशर्स, जो उनको सेव करने के लिए बनाई गई, सो दैट अदर पार्टी कुड नॉट इमर्ज एंड फाइट फॉर द फ्रीडम। ठीक है, खैर, तो दूसरा फेज एक चालू हो जाता है, और ये 1905 टू 1915, you can say 1919, चलो 1919 या टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो फेज है, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट, और आई शैल हैव इट।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम लेके रहेंगे, ऐसा सोचने वाले लोग थे। ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक साहब का है। तो इसमें जो मेन नाम थे ये फेमस है, लाल, बाल, पाल। लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। इनके अलावा इसमें कुछ और नाम जैसे अरविंदो घोष का हम ऐड कर सकते हैं। तो ये लाल, बाल, पाल, क्योंकि इनके ये टोन्स एक हैं, तो ये कुछ ज्यादा ही फेमस हुए थे। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, तीनों के नाम मैंने बताए। तो ये ऐसे लोग थे जो सिस्टम से लड़के आजादी लेना चाहते थे। उनको लगता था कि इस हिसाब से करने से आजादी नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें फाइट करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर थर्ड फेज में हम देखते हैं कि 1919 टिल वी गेट फ्रीडम, 1947 तक जो फेज रहा, क्योंकि अब हमारे नेशनल फ्रीडम फाइट के अब एक हीरो की एंट्री हो चुकी थी यहाँ पे, और इनकी एंट्री होने के बाद से ही उन्होंने इस पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिक्स को जो डोमिनेट किया, जिस हिसाब से डोमिनेट किया इन द सेंस कि उनका उतना इफेक्ट रहा, उनकी इर्द गिर्द ही पूरी पॉलिटिक्स घूमती रही, और उस फेज को हम लोग गांधीयन फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस 3 डिफरेंट फेजेस में हम गांधी जी के फेज में तो यहाँ पे आजादी हमें मिल गई थी, ठीक है। तो इस फेज में हम लोग किस हिसाब से फ्रीडम मूवमेंट हुए, किस हिसाब से प्रोग्रेसेस हुए, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा 1905 मैंने देखा यहाँ पे, अब 1905 में ये चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल का डिवीजन कर दिया। जब उनको लगा कि बंगाल में पॉलिटिकल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन आ रही है, दे जस्ट डिवाइड, उनकी तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, डिवाइड कर दिया बंगाल को, और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे स्पोक। उनका ये करने का मेन मकसद था रिलीजन बेस्ड, जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, उस बेस पे उन्होंने कंट्री को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ताकि ये कमजोर करना चाहते थे, जो बंगाल में टर्मोइल हो रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी, उसे वो कमजोर करना चाह रहे थे। और इसी के अगेंस्ट में, इसके विरोध में फिर जो हमारे नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने फिर एक मूवमेंट चालू किया, दैट इज नोन एज स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो ये करीब करीब 1905-96 से चालू हो गई। अब स्वदेशी मूवमेंट नाम ही इसका है, उसमें यही था कि हमारे प्रोडक्शन को, हमारे सेल्फ मेड प्रोडक्शन को, हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज से प्रोडक्शन होते थे, बिकॉज आपको बता दें कि बिफोर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया यूज्ड टू बी अ प्रोमिनेंट नेशन। तभी तो आए थे यहाँ पे, इतनी धन संपदा, इतनी प्रॉस्पेरिटी थी यहाँ पे तब, क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस हुआ करता था, हमारे कपड़ों की पूरी वर्ल्ड में डिमांड थी, कॉटन और सिल्क के कपड़े, हमारे स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी, और हम फॉरेन ट्रेड में सरप्लस अर्न करते थे। तो इसी कारण से इतने इन्वेजन इंडिया की तरफ लोगों ने किया, और लास्टली ब्रिटिशर्स का भी मकसद यहाँ पे यही था, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। दैट्स व्हाई दे सेटल्ड ए कॉलोनी इन इंडिया। द मेन पर्पस ऑफ कॉलोनी इज टू सर्व देयर मदर कंट्री। तो यही वो कर रहे थे। तो यहाँ पे आते ही उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई, उसमें इंडिया के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, सबको कोलैप्स कर दिया गया, और तो इसलिए स्वदेशी मूवमेंट में उसको अपोज करने की कोशिश की गई। इसमें हम लोग फॉरेन गुड्स को हमने बॉयकॉट किया, हमने जो ब्रिटिशर्स शॉप्स वगैरह थे, जो उनके इंग्लिश वाइन शॉप्स एंड ऑल, दे वर पिकेटेड कि उनको हम नहीं करने देंगे, और एक जो लोकल फॉर वोकल का कॉन्सेप्ट जिसको हम आज कह रहे हैं, वो करने की कोशिश की गई स्वदेशी मूवमेंट के तहत, ठीक है। और इसमें भी यही लाल बाल पाल के नाम हम बता सकते हैं, अरविंदो घोष, ये सब, ठीक है। और उसके बाद एक और चाल जो ब्रिटिशर्स ने चली, ये पॉलिटिकल टर्मोइल हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में। अब मुस्लिम्स को यह कह के बरगलाया गया
कि दिस इज हिंदू डोमिनेटेड कंट्री, इवन इफ यू गेट फ्रीडम देन हिंदू विल रूल द कंट्री, व्हाट अबाउट यू। तो इस हिसाब से उन्होंने एक अलग पार्टी, ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए। अभी तक एक पार्टी थी, वो पार्टी डिफरेंट अलग अलग वो उसको बांटना चाह रहे थे। लास्टली 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, और फिर एक कांग्रेस के अंदर एक घटना होती है, सूरत स्प्लिट के नाम से हम जानते हैं जिसको, 1907 में। अब इससे कांग्रेस खुले खुले दो अलग अलग उसमें रह गई, ठीक है। तो ये सब कुछ घटनाक्रम है, इसके हिसाब से आगे भी हम देखेंगे। फिर वैसे कांग्रेस रियूनियन हो जाती है, रियूनाइट हो जाती है 1916 में, 10 साल के बाद लखनऊ सेशन में, ठीक है, रियूनाइट हो जाती है, ठीक है। तो बाकी चीजें हम किस हिसाब से फिर मॉडरेट फेज में क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या हुए, और फिर गांधीयन फेज मेन है, उसमें अलग अलग रिवॉल्यूशंस किस हिसाब से नन कॉपरेशन से गांधी जी ने शुरू किया, और फिर वो सिविल डिसोबीडियंस, और लास्टली क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मतलब ये पॉलिटिकल सिनेरियो को बताता है कि 1920 में नन कॉपरेशन के समय वो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए वो तैयार नहीं कर, वैसा प्लेटफॉर्म था ही नहीं, लेकिन फिर सिविल डिसोबीडियंस और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई। तो डू और डाई वाली बातें ये सिविल डिसोबीडियंस या फिर नन कॉपरेशन के समय नहीं की जा सकती थी, बिकॉज वो बैकग्राउंड नहीं था, वो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ था, वो नेशनल मोमेंटम नहीं आया था, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।